हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का जो ट्रेड थ्योरी जो है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी कहिए या फिर वायरमैन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इन सभी का जो ट्रेड थ्योरी का जो पेपर होता है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। और उसमें जो हम लोग का आज का टॉपिक है वो आपका एसी सर्किट्स है। ओके, एसी सर्किट्स का आज पार्ट नंबर 1 में आप लोग को पढ़ाऊँगा। ये जितना ही चीज़ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारे निमी के जो क्वेश्चन बैंक है उस पर आधारित है, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस, इन सब से क्वेश्चंस आने की 100% संभावनाएं हैं। अब रही बात कि इसके पहले के जो क्लासेस थे मेरे, जो कि आपका क्लास नंबर 1 to 19 तक का जो क्लास है, उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी का, वो करा चुका हूँ मैं। उसका क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा आपका ITI टूल्स है, वो भी कराया हूँ सारा, उस पर क्वेश्चंस जितने भी हैं सारा MCQ बहुत सारा कराया हूँ। उसके बाद फिर आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस पर कराया हूँ। और चौथा क्लास जो है आपका, चौथा मतलब फोर्थ जो चैप्टर है आप लोग का, मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस। ओके, इन सब को मैं अच्छे से आप लोग को समझाया हूँ, सारे पे क्लास और MCQ बहुत सारा कराया हूँ। आप लोग उन चीज़ों को देख लीजिएगा जो बच्चे न्यू देख रहे होंगे। तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी सेशन को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग अब जो है स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का, जो कि हम लोग का AC सर्किट्स पे क्लास हम लोग का बेस्ड है। ठीक है, AC सर्किट आप लोग का एक चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर में, तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी या वायरमैन ट्रेड थ्योरी या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड थ्योरी, उसमें तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या है? तो ससेप्टेंस की इकाई आपको बतानी है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। क्या होता है? ससेप्टेंस का इकाई होता है मो होता है। ठीक है, मो। अच्छा, उसके बाद मेरी मैं बात करूँ ये ओम, तो ओम किसकी इकाई है? तो ये रेजिस्टेंस की इकाई है ना, रेजिस्टेंस की इकाई है। हेनरी यदि बात करें तो हेनरी होता है इंडक्टेंस, जिसको हम कि L से डिनोट करते हैं। और यदि फैरेड जो बात करें तो फैरेड हो जाएगा किसका? कैपेसिटेंस का। ठीक है, कैपेसिटेंस का हो जाएगा फैरेड। तो इसका आंसर जो होगा हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर A हो गया है इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो है हमारा है क्या, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। देखिए, प्रेरकत्व कुंडली की का जो है प्रतिरोध क्या होगा, जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, ओके, और 0.8 शक्ति गुणांक है यदि। तो आपको जो है गिवन डाटा दिया गया है। ओके, तो क्या क्या दिया गया है, इन चीज़ों को पहले हम लिखते हैं। देखिए, आपको दिया गया है I दिया है, करंट कितना दिया भाई, तो 5 एम्पियर दिया है, लिख लीजिए। उसके बाद वोल्टेज कितना दिया है आपको, 240 वोल्ट दिया हुआ है, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, Z निकालना है। ओके, क्या निकालना है? Z क्या होता है? इम्पीडेंस। ओके, Z क्या होता है? इम्पीडेंस। तो Z बराबर क्या हो जाएगा? V/I। जैसे कि आप DC सर्किट में कैसे पढ़ते थे, R = V/I पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ पे जो AC सर्किट्स होता है वहाँ R होकर के, R नहीं होकर क्या हो जाता है? Z हो जाता है। और Z किसका किसका समारूप होता है? आपका रेजिस्टेंस और एडमिटेंस, जो आपका रिएक्टेंस जो होता है, उन दोनों का जोड़ होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्लस आपका जो रिएक्टेंस है, उन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका एडमिटेंस बन जाएगा, जो कि Z हो गया। अब इसका मान निकालिए, इसका जो वैल्यू आपको देगा ये हो जाएगा 240/5। 240/5 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? आ जाएगा 48 ओम। आ गया समझ में आपको? तो Z का मान कितना आया, जो एडमिटेंस है हमारा, वो कितना आया? 48। इम्पीडेंस, सॉरी, Z जो है हमारा इम्पीडेंस 48 आया। अब देखिए cos फाई, अब ये cos फाई क्या होता है? ये पावर फैक्टर होता है। क्या आता है? cos फाई पावर फैक्टर, जो कि जिसको हम लोग PF से डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर। ये होता है R/Z। क्या होता है? R/Z। Z का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ओके, देखिए अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व कीजिएगा 0.8 रख दीजिए, क्योंकि पावर फैक्टर जो है आपका 0.8 दिया हुआ है, और R का वैल्यू आपको निकालना है, और Z का वैल्यू आपने निकाला 48। ठीक है, 48। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा तो R का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, आ जाएगा 38.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, 38.4 ओम। तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर C चल जाएगा।
ओके, ऑप्शन कौन सा चल जाएगा? सी। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग कॉपी कलम जो है लेकर के बैठिए। इसमें जो न्यूमेरिकल्स है सारे न्यूमेरिकल्स मैं करा रहा हूँ, और जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है एमसीक्यू उन सबको भी सबको कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल्स वाले के लिए आप लोगों को कॉपी और पेन लेके बैठना जरूरी है, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत पेन का इशू इस वजह से हैंडराइटिंग थोड़ा क्लियर नहीं हो। तो आप लोग सुन लीजिएगा जो चीज़ को, उसको ऑटोमेटिकली नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। बहुत ही शानदार सब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और सारा इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन 100% आएंगे, यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफआर कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट। अब क्वेश्चन कहता है, देखिए हिंदी में, कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति एफआर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, बताइए इसका आंसर। हाँ, तो कैसे बढ़ाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कहता है कि रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, संधारित्र, ठीक है, संधारिता मान में कमी करके, जो कैपेसिटिव वैल्यू है, ठीक है, उसका वैल्यू को कम करके। ओके, देखिए यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, जो जेड होता है, जेड ये होता है आर, ठीक है, अब क्या होता है, ये रूट ओवर आर स्क्वायर अब प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स क्या है? एक्स जो है बता देते हैं, एक्स जो है आपका एक्सएल माइनस एक्स सी होता है। अब एक्सएल क्या हो गया? ये एल है और ये है सी, तो एक्सएल क्या हो गया? ये आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है हमारा, ये एक्स वैल्यू देता है। अच्छा, अब यहाँ पे समझ लीजिए कि एक्स एल जो होता है वो क्या होता है? एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, जहाँ की पाई तो जान रहे हैं आप, ठीक है, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, आवृत्ति, और एल क्या है? इंडक्टेंस वैल्यू, जो कि हेनरी में होता है। ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ पे यदि बात करें हम एक्स सी का, तो एक्स सी क्या हो जाएगा? 1/2 पाई एफ सी, जहाँ सी क्या है? कैपेसिटेंस वैल्यू, जो कि फैरेड में होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कुछ बातें थी, आपको मैंने यहाँ पे क्लियर करने का कोशिश करा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया कि आप जो है फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो कैपेसिटेंस वैल्यू जो है उसको कम करके। दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है, ये एक्सी को हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि कम करेंगे तो क्या होगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है सर्किट में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर। ओके, 3 फेज रिएक्टिव पावर। अब देखिए इसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स पावर, जिसको कि एपरेंट पावर कहते हैं, और उसको हम लोग दिखाते हैं किससे? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है हमारा एक रियल पावर होता है, जिसको कि एक्टिव पावर कहते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग पी से। ओके, और लास्टली जो हमारा होता है वर्चुअल पावर कह सकते हैं, या फिर जो है उसको रिएक्टिव पावर भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए इन तीनों का जो है अलग अलग फार्मूला होता है। ओके, तो इसको भी हम लोग देखेंगे आगे अपने जब क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको जो सॉल्व करेंगे उन सबका फार्मूला भी हम देखेंगे, यूनिट भी आप लोग को सबका बता देंगे। तो क्वेश्चंस आपके जो हैं कहीं नहीं छूटने वाले हैं। चलिए, तो क्या क्वेश्चन बोला है? आपको बोला गया है कि 3 फेज रिएक्टिव पावर का जो है फार्मूला बताना है, जबकि वोल्टेज जो दिया हुआ है, वी लाइन दिया है, और लाइन करंट दिया है। लाइन वोल्टेज मतलब जिसको VL से डिनोट करते हैं, और जो आपका ये लाइन करंट है उसको IL से डिनोट करते हैं। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप सॉल्व करने के लिए? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जब आप लोग को जब ये दिया रहेगा, ठीक है, जब आपको लाइन वोल्टेज दिया रहे और लाइन करंट जब दिया रहेगा, ओके, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट दिया रहेगा, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई ये निकालिए, क्या निकालिए? तो फेज रिएक्टिव पावर निकालिए, PR। ठीक है, रिएक्टिव पावर निकालने की यदि बात करेगा तो क्या करना है आपको? ऑप्शन नंबर डी लगाना है, जो कि क्या है? √3 VL IL cos थीटा या cos फाई। ठीक है, cos थीटा लिखिए या cos फाई लिखिए, एक ही बात है। तो आंसर क्या जाएगा? √3 VL IL cos फाई। ओके, चलिए
समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5 नंबर। देखिए, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम? अब देखिए पावर फैक्टर जो है एक टर्म इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, एसी सर्किट्स में बहुत ही मतलब कि ऐसा टर्म है जिससे कि सारा आपका जो घर का जो मीटर वगैरह का जो वैल्यू है या फिर जो क्या कहें आपका जो आता है बिल वगैरह, उसी पर डिपेंड करता है सारा पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है 0 to 1 वेरी करता है। जितना 1 के करीब करीब पहुंचता जाएगा उतना अच्छा पावर फैक्टर, मतलब उतना वोल्टेज का प्रॉब्लम आपके घर में नहीं होगा, उतना कम आपका बिल आएगा। ठीक है, जितना 1 के करीब करीब पहुंचेगा पावर फैक्टर, तो 1 पावर फैक्टर तो और भी बेस्ट माना जाता है, लेकिन 1 पावर फैक्टर एसी सर्किट्स में नहीं हो करके किसमें हो जाएगा? डीसी सर्किट्स में होता है। ओके, पावर फैक्टर 1 डीसी सर्किट्स के लिए, क्योंकि प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। ठीक है, और एसी सर्किट्स में भी होगा। एसी सर्किट्स में कब होगा? जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव वैल्यू नहीं होंगे, उस केस में जो ये वैल्यू है, ठीक है, पावर फैक्टर का 1 हो जाता है। लेकिन ऐसा लगभग कोई सर्किट ही नहीं मिलेगा आपको एसी में जो कि इंडक्टेंस नहीं हो उसमें। कॉइल तो लगभग सब चीज़ में आपको मिलना ही है, जो कि कॉइल एक रूप क्या है? इंडक्टेंस का ही तो रूप है। फैन वगैरह में जो कॉइल होता है इंडक्टेंस ही है एक तरफ। चलिए, अच्छा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम? 3 कली प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने के मुख्य कारण क्या हैं? ओके, तो क्या है मुख्य कारण बताइए। तो देखिए, मुख्य कारण आपका है, चल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति। ओके, दैट मीन्स रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। ठीक है, 0.5 जो वैल्यू होता है वो आधा होता है किसका? पावर फैक्टर का। तो इससे यदि बिलो हो जा रहा है, 0.5 वैल्यू से नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इंडक्टिव लोड आपका ज़्यादा है। ठीक है, कॉइल वाला सब लोड जो है वो ज़्यादा है, और 0.5 से एबव जा रहा है, दैट मीन्स कैपेसिटिव लोड ज़्यादा है। और कैपेसिटिव लोड यदि है तो उस केस में आपका पावर फैक्टर भी बढ़िया होगा, और पावर फैक्टर बढ़िया होगा तो आपका जो बिजली का जो क्वालिटी है, जो करंट का जो क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छा होगा, जिसके कारण आपका जो मीटर वगैरह का जो बिल आता है वो बैलेंस्ड आएगा, अच्छा आएगा, मतलब कि गड़बड़ नहीं होगा ज़्यादा, मतलब वैल्यू ही नहीं करेगा। देखिए, जब कम पावर फैक्टर होता है तो मीटर भी जो है ना रीड ज़्यादा करता है। ठीक है, कम वोल्टेज में ज़्यादा पावर खाता है, इस वजह से तो वहाँ पावर फैक्टर का सीन आता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। देखिए, आप लोगों को मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ कि कहाँ कैसे किया क्यों हो रहा है, ठीक ना। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सीख तो पा रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, व्हाट इज़ द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम? अब देखिए, 2 सिस्टम होता है, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है स्टार सिस्टम। ये हो गया आपका स्टार सिस्टम, ठीक है, स्टार टाइप का दिख रहा है ना, ये स्टार टाइप का। एक होता है डेल्टा कनेक्शन, तो ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन, याद रखिएगा। कॉइल बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये 3 पार्ट हो गया। ये हो गया डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया स्टार कनेक्शन। तो कह रहा है कि व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम? मतलब स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कली असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है? ठीक है, तो क्या होगी इसकी धारा? धारा क्या होगी? तो देखिए, धारा क्या होगा इसका? लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस। ओके, कलाओं में से जितना भी मतलब कि फेज है, टोटल यहाँ पे कितना 3 फेज है, तो 3 फेज में से, ठीक है, किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम होगा। ओके, क्या हो गया? कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ओके, लोएस्ट देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, उस क्वेश्चन में उतना कुछ बताने लायक नहीं था, इस वजह से आप लोग उसको ध्यान रखिए कि हाँ इसका आंसर यही मारना है एग्जाम में आया तो। चलिए
क्वेश्चन अब जो है आप लोग का न्यूमेरिकल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, कैलकुलेट द एपरेंट पावर इन केवीए ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ज स्टार सिस्टम। यहाँ पे गौर कीजिएगा, स्टार सिस्टम दिया हुआ है। इफ द लाइन करंट IL इज 16 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर। देखिए 3 फेज है, 3 कली है, 415 वोल्टेज 50 हर्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर है, 0.8 शक्ति गुणांक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को पहले जो गिवन डाटा है ना उसको आप लिखिए। तो देखिए क्या क्या आपको गिवन है, भी लाइन आपको दिया हुआ है, बी लाइन कितना है 415 वोल्ट दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आई लाइन कितना दिया है, आई लाइन आपको 16 एम्पियर दिया है। पावर फैक्टर जिसको कि हम लोग PF लिखते हैं या cos फाई लिखते हैं, ठीक है, cos फाई वो कितना है भाई, वो हमारा है 0.8 दिया हुआ है, ठीक ना, 0.8 दिया हुआ है। अब आपसे एपरेंट पावर पूछा जा रहा है, ठीक है, एपरेंट पावर मतलब आपसे S पूछा जा रहा है, S बराबर वाट। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ लीजिए इसको। तो देखिए इसमें जब आप लोग को स्टार कनेक्शन दिया हुआ रहेगा, स्टार कनेक्शन में हम लोग लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लेते हैं, ठीक है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का फॉर्मूला लेकर के बनाएंगे जब, तो P का वैल्यू जो होगा, P पावर, ये कौन सा पावर होगा, ये एक्टिव पावर जो हम अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये एक्टिव पावर का मतलब कि रियल पावर, ये हो जाएगा √3 IL VL cos फाई, ठीक है। ये एकदम फार्मूला आप लोग एकदम ध्यान में इसको बढ़िया से रखिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत काम देने वाला है, इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। √3 इंटू IL का मान बताइए, तो IL जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 16 था ना, कुछ देख लेते हैं, हाँ 16 है IL का मान 16, I इंटू VL कितना है, तो 415 है, और cos फाई कितना है 0.8 है। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर दे देगा 9200.384, ये हो जाएगा वाट में ठीक है, वाट में आएगा, क्योंकि रियल पावर है इसलिए इस वजह से किस में आएगा, वाट में आएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग को क्या पूछा है, एपरेंट पावर आपसे पूछा गया या कॉम्प्लेक्स पावर। तो एपरेंट पावर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, cos फाई या फिर पावर फैक्टर जो होता है वो होता है P/S होता है, दैट मीन्स रियल पावर बाय एपरेंट पावर होता है। अब देखिए cos फाई का तो यहाँ मान आपको दिया हुआ था, cos फाई का वैल्यू कितना था 0.8 दिया हुआ था, और P का वैल्यू तो अभी आप लोगों ने निकाला है, P का मान कितना है 9200.384, और डिवाइड बाय एपरेंट पावर आपको पता नहीं है तो नीचे S रहने देते हैं। अब यहाँ से S का मान निकाल लीजिए, बेहद आसान है, S का मान लिखेंगे तो क्या करेंगे, इतना डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म को नीचे ले आइएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 11500.48 VA, ठीक है। याद रखिएगा जो हमारा एपरेंट पावर जो होता है, जो कि S होता है या कॉम्प्लेक्स पावर जो होता है, वो VA में लिखा था, मतलब वोल्टेज इंटू एम्पियर, ठीक है, VA। और जब बड़ा इकाई में इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो KVA करेंगे, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, इस टर्म को जब 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 11.5, ठीक है, KVA, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर भी है, जो कि 11.5 KVA, 11.5 KVA। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। पहले तो आप लोग इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका सॉल्यूशन के लिए, चलिए ले लिए। अब मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखिए ऑप्शन कौन सा गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन हो गया बी नंबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अब आगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, What will be the reading of 2 watt meter W1 and W2 in 3 phase power measurement if the power factor is 0? ओके, तो क्वेश्चन है कि 3 कली बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 होगा तो, ठीक है।
अब 3 फेज में 2 वाट मीटर है, ठीक है, 2 वाट मीटर का रीडिंग पूछ रहा है क्या होगा, जबकि पावर फैक्टर कितना है, 0 है। पावर फैक्टर कितना है, 0 है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। W1 जो कि वाट मीटर क्या है, 1 पहला वाट मीटर इज इक्वल टू W2 बट विथ अपोजिट साइन। क्या होगा इसका आंसर, वाट मीटर 1 और वाट मीटर दूसरा जो है दोनों इक्वल होगा, मगर उन दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस करके हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा, दोनों का सेम होगा। आई बात समझ में, वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है हमारा कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है आप लोग का कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जो गिवन डाटा दिया हुआ है, अच्छा एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बस आप लोगों को कन्वर्सन याद रखिएगा, जो मैं आपको बताता हूँ वो कन्वर्सन आप लोग बस ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, VRMS का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, VRMS का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 240 वोल्ट दिया है ना। और आपसे Vmax पूछ दिया है, Vmax पूछा है कितना होगा, ठीक है, Vmax पूछा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक बात याद रखिएगा आप लोग, पीक फैक्टर एक टर्म है आप लोग के AC सर्किट्स में, ठीक है। पीक फैक्टर PF लिखेंगे तो ये नहीं समझिएगा, पावर फैक्टर नहीं समझिएगा, ये है आपका पीक फैक्टर, ये दूसरा चीज़ है। फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ठीक है। तो चलिए इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, पीक फैक्टर। जो हमारा पीक फैक्टर होता है, ओके, वो क्या होता है, पीक वैल्यू बाय RMS वैल्यू, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। देखिए चीज़ें नए लग रही होंगी क्योंकि आप लोग यदि पहले नहीं पढ़े होंगे तो, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो रहा है, उन लोग क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे बहुत आसानी से। खैर कोई नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ अपना कि आप लोग को बेहतर रूप से समझ में आए। अब देखिए पीक फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, जो कि कितना होता है, √2 होता है। और √2 का मान कितना हो गया, 1.414 होता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vmax, पीक वैल्यू है ना, तो पीक मतलब सबसे हाईएस्ट, या मैक्सिमम भी बोलेंगे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, Vmax हो जाएगा। और VRMS कितना दिया है, VRMS 240 दिया हुआ है ना, VRMS हमको 240 दिया हुआ है, तो यहाँ पे RMS वैल्यू में क्या हो जाएगा, 240। अब देखिए यहाँ पे पीक वैल्यू दे दिया, तो पीक वैल्यू आपका Vmax भी हो जाएगा या Imax। यदि करंट का यदि क्वेश्चन इसी तरह से रहता तो वहाँ पे हम लोग Imax लिखते हैं, नीचे IRMS लिखते हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है। यहाँ V के लिए पूछा था, V कर रहे हैं। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो Vmax बराबर क्या हो जाएगा, Vmax बराबर ये वाला दोनों टर्म गुना हो जाएगा, मतलब 240 और गुना में 1.414। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये करीब करीब आपका जो आंसर आएगा ये समथिंग होगा 339.36 वोल्ट, ठीक है, 339.36 वोल्ट। आइए तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा, क्या, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, पहले ले लीजिए। ऑप्शन चल गया, ऑप्शन नंबर सी चले गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर। अभी आ गया ना PR, रिएक्टिव पावर इन AC सर्किट्स। तो रिएक्टिव पावर का आपसे फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए रिएक्टिव पावर की यदि बात करेंगे तो क्या होगा, PR का वैल्यू जो होता है उस VI sin phi होता है, sin phi होता है, ठीक है, VI sin phi। यदि एक्टिव पावर की बात करेंगे P, अच्छा इसको जो है आप लोग R से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव पावर इसलिए R से डिनोट किया जाता है, एक्टिव पावर या फिर रियल पावर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है VI cos phi, ओके, VI cos phi हो जाता है। और जो S होता है एपरेंट, वो तो सिर्फ V × I होता है, एपरेंट, ओके। चलिए बहुत अच्छे, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपसे इम्पीडेंस के बारे में पूछा गया है कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट वेयर आर इज इक्वल टू 5 ओम, एक्सएल इक्वल टू 36 ओम एंड एक्सी इज इक्वल टू 24 ओम। अब एक्सएल एक्सी सब मैंने आपको बताया था कि आर क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया है ना, आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया, एक्सएल क्या हो गया, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, एक्सी क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इम्पीडेंस जो बोला है निकल, इम्पीडेंस का क्या था सिंबल, जेड था ना, जेड पूछ दिया है आपसे, जेड इक्वल टू वाट, कैसे निकालिएगा इसको, तो जेड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इसमें डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो आर का मान कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर, प्लस एक्सएल का वैल्यू कितना है, तो एक्सएल का वैल्यू कितना है, 36 है, ठीक है, माइनस एक्सी का वैल्यू कितना है, 24 का होल स्क्वायर। इन चीज़ों को जब आप सॉल्व कीजिएगा एक बार, देखिए मैं थोड़ा टाइम का अभाव है, इस वजह से मैं इन चीज़ों को उतना मैथ यहाँ नहीं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड थ्योरी का क्लास है। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे हो रहा है ये चीज़ आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। कुछ है नहीं, √169 कितना हो जाएगा, 13 ओम हो जाएगा। आंसर हमको क्या मिल गया, 13 ओम। ऑप्शन कौन सा चल गया, सी ऑप्शन चल गया, क्योंकि आप लोग को रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्लास लंबा हो जाता है, इसलिए क्योंकि चीज़ों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कराता हूँ, इस वजह से। खैर कोई नहीं, आप लोग के पास उतना पेशेंस और टाइम भी है कि आप लोग देखिएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट, मतलब एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। चलिए बताइए सभी को, इसका ऑप्शन जो चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है। फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंगल फेज एसी सर्किट्स में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MI मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। आइए क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज VL, ओके, लाइन वोल्टेज VL एंड फेज वोल्टेज VP इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अब आप लोग को मैं सारा चीज़ 1 बाय 1 बता देता हूँ, आप लोग को बस ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग बस ध्यान में रखिएगा। देखिए यदि स्टार कनेक्शन है, ओके, स्टार कनेक्शन यदि है, उस केस में जो है VL जो होता है वो होता है √3 V फेज होता है, ठीक है, और IL जो होता है वो I फेज के बराबर होता है। आई बात समझ में, ये स्टार की मैं बात किया, स्टार के केस में दोनों होता है। और डेल्टा की बात करें तो डेल्टा के केस में जो है, ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा में होता है IL, उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पे था उसका ये अपोजिट में चलेगा, वहाँ V में चल रहा था ये चीज़, अब यहाँ पे I में चलेगा, I फेज। और यहाँ पे जो है VL जो होता है VP के या VPH के बराबर हो जाता है, ठीक है। VPH, बस इन दोनों को मतलब चारों को आप ध्यान में रखिए, एक याद रखिए दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो आपसे यदि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस चीज़ को यदि हम लोग यहाँ पे गौर करें, ठीक है, इन चीज़ों को गौर करें, तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। तो स्टार कनेक्शन में है ना, स्टार कनेक्शन में, और भी का आप देखिए यहाँ पे स्टार कनेक्शन में, ये देखिए ये वाला पॉइंट, VL इज इक्वल टू √3 V फेज, है ना। ऑप्शन कौन सा चल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा, मिल रहा है ना स्टार कनेक्शन में, तो इस वजह से। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समझिए 15 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ 3 फेज, लाइन करंट आपको निकालना है, ठीक ना। कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट और कितना है 50 हर्ज, सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड एट 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। तो क्या कर रहा है, देखिए 3000 वाट संतुलित भार है, ठीक है, बैलेंस लोड है, जहाँ की 0.8 शक्ति गुणांक है, मतलब पावर फैक्टर, पर स्टार से संयोजित 3 कली 415 वोल्ट 50 हर्ज आपूर्ति है। तो लाइन धारा की गणना कीजिए।
लाइन धारक गणना कीजिए, मतलब IL का वैल्यू निकालना है। चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या क्या आपको गिवन डाटा है, हम लोग पहले इसको चेक करते हैं। देखिए IL तो आपसे पूछा गया है, हाँ या ना, IL इज इक्वल टू वाट। बात करेंगे VL, तो VL आपको दिया हुआ है 415 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, ओके, तो यहाँ लगाएंगे P का फॉर्मूला जो हमारे पास था √3 VL IL cos phi। ठीक है, इन चीज़ों को पुट कीजिए, तो √3 का मान 1.732 हो जाएगा, 1.732 इंटू VL का जो वैल्यू है कितना 415 रख दीजिए। IL का मान कितना है नहीं पता है, ठीक है, तो IL का वैल्यू रहने दीजिए। ठीक है, IL तो आपको पता नहीं है ना, IL तो निकालना है, रहने देते हैं। और cos phi का मान कितना है 0.8 है, 0.8 हमने रख दिया। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे आपको जो लोड जो दिया हुआ था कितना था, 3000 वाट दिया हुआ था। तो 3000 वाट क्या था, आपका रियल पावर था 3000 वाट। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा कुछ ये चीज़ इस टर्म में पता है, बस आपको IL, ये जो IL है ये आपको पता नहीं है। तो यहाँ से आप IL निकाल पाइएगा। सिंप्लीफिकेशन क्लास नंबर 6 में चले जाइए, स्टैंडर्ड 6 में जाइएगा तो सिंप्लीफिकेशन आएगा बस ये वाला टर्म को निकालने के लिए। तो IL का जो मान होगा 3000 डिवाइडेड बाय 415 गुना 0.8 गुना 1.732। इन चीज़ों को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको दे देगा 5.2 एम्पियर। ठीक है, कितना आएगा 5.2 एम्पियर। तो IL का मान कितना हो गया 5.2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ मेरा, ऑप्शन नंबर हो गया B, ऑप्शन नंबर B देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 पे। 16 देखिए क्या आता है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन अ 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग्स। 3 कली शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो क्या होगा शक्ति गुणांक बताना है आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, मतलब 1 होगा। पावर फैक्टर क्या होगा 1 होगा, किसमें 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल। यदि 2 वाट मीटर 3 फेज में यदि इक्वल रीडिंग दिखा रहा है, दैट मीन्स पावर फैक्टर उसका कितना है 1 है। कितना है पावर फैक्टर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम दिया हुआ है। ड्रॉज द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाई। देखिए 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 240 वोल्ट 50 हर्ज AC आपूर्ति पर लेती है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है पावर फैक्टर इज इक्वल टू वाट। ओके, रेजिस्टेंस का मान आपको दिया हुआ कितना 24 ओम आपको दिया रखा है, और करंट की वैल्यू जो है आप लोग कितना दे रखी है, कितना 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, V का वैल्यू जो है 240 वोल्ट भी इन्होंने दे रखा है। अब हम लोग क्या निकालेंगे बताइए। यहाँ से जो है आप फॉर्मूला एक पढ़े होंगे जो आपको DC परिपथ वगैरह में आप लोगों में पढ़ाया था, WC में पढ़ाए थे आपको, अब बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाए थे। P = I²R होता है। ठीक है, P = I²R होता है। अब यहाँ से देखिए P का मान जो है आप लोग को तो है नहीं पता, इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो I²R है ना, ओके, तो यहाँ पे I का मान तो पता है ना 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और R का मान कितना है 24, यहाँ रख देते हैं 24। अब इन चीज़ों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा ये 600 वाट, 600 वाट। ठीक ना, निकल गया। अब देखिए P का जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया है रियल पावर का क्या होता है, P = VI cos phi। ये आपका AC परिपथ में जो फॉर्मूला होता है। अब 600 वाट जो है यहाँ रख देते हैं P का स्थान पे, इज इक्वल टू V का वैल्यू हो जाएगा 240, I का मान कितना है 5 इंटू cos phi। यही तो cos phi निकालना है हमको ना, जो क्या होता है पावर फैक्टर होता है। ओके, अब यहाँ से cos phi बराबर क्या लिखिएगा, cos phi इज इक्वल टू हाउ मच 600 डिवाइडेड बाय 240 गुना 5। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिला कितना 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर C है। ऑप्शन नंबर क्या आया, C आया।
चलिए इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मिल गया आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट इज़ द फॉर्मूला, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड of the RLC series circuit if inductive reactance XL is less than capacitive reactance। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोल रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा। तो भैया मेरे जब इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो नेगेटिव तो हम रूट में कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे जनरली क्या होता है XL माइनस XC होता है, लेकिन बोल रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है ना ये कम है, तो लो कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। वैसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसको और बड़ा कर देते हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है उस तरह का देखने को आपको? ऑप्शन नंबर देखिए डी होगा। XC पहले लिख देंगे क्योंकि ये XL बोल रहा है छोटा है, इस वजह से, क्योंकि रूट में जो वैल्यू हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस वजह से हम लोग उसको पलट देते हैं। तो ऑप्शन आपका चल गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, जनरल जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है बताइए? तो जनरली जो मैं फार्मूला आपको पढ़ाया हूँ जेड का क्या है, ये होता है, ठीक है। इंपीडेंस का जो फार्मूला होता है वो जेड इक्वल टू आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला टर्म भी नहीं होगा, ये जो 2 है ना ये 2 नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे, ये लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनरली। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको डी मारना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन से थोड़ी बारीकी है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का गलत दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको मिलेंगे वो जो आप सोचिएगा, ठीक है। बस उसमें मारना नहीं है क्योंकि वो गलत करा देगा आपका। तो कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R इक्वल टू 15 वाट एंड रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है X, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ओके क्या है 20 वाट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट। अब 50 हर्ट्ज सप्लाई है, पावर फैक्टर पूछा गया है आपसे, हिंदी में अगर पढ़ देते देखिए प्रतिरोध कितना है 15 ओम है, परिणामी प्रतिघात X जो है कितना है 20 ओम है, ठीक है। और 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति से जुड़े RLC परिपथ के शक्ति गुणांक की गणना करें, पावर फैक्टर फाइंड करना है। तो समझ लीजिए इसका पावर फैक्टर का एक फार्मूला और होता है, पावर फैक्टर इक्वल टू में बताया था ना आप लोग को P/S बताया था, जो कि क्या था रियल पावर बाय अपरेंट पावर। यहाँ पे जो है पावर फैक्टर पर क्या हो जाएगा R/Z, जहाँ की R क्या है रेजिस्टेंस है और Z क्या है इम्पीडेंस है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे Z का जो वैल्यू होगा तो Z बराबर क्या होता है R स्क्वायर और X का स्क्वायर। तो X क्या है यहाँ, X हमारा रिजल्टेंट रिएक्टेंस दिया हुआ जो कि X जिसको कहते हैं हम लोग रिजल्टेंट रिएक्टेंस। अब रिजल्टेंट रिएक्टेंस कहाँ से आता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के योग से आता है, या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग वहाँ पे उससे आता है। तो यहाँ रिजल्टेंट दे रखा है तो और भी अच्छा काम कर दिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, जहाँ की R का मान आपको पता है 15 का स्क्वायर है और प्लस रिजल्टेंट कितना है 20 है इसका स्क्वायर। तो इन चीज़ों को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा 625 का रूट जो कि हो जाएगा 25। तो Z का वैल्यू कितना हो गया, Z का वैल्यू हो गया हमारा 25 हो गया। ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू को Z का जो मान है यहाँ पर रख दीजिए, और R का वैल्यू तो आपको पता है कितना 15 और बटा कितना हो जाएगा 25। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 15/25 कितना हो जाएगा 3/5, और 3/5 को जब एक बार आपने सॉल्व करा तो आपको मिलता है 0.6 जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा, और यही आपका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन जब करते हैं तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है, तो बेहतर यही है कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उस टाइम ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब सॉल्यूशन करता हूँ सॉल्यूशन करने के बाद फिर उसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि दोनों एक साथ लीजिएगा तो एक बहुत ही ज़्यादा छोटा फॉन्ट्स हो जाएगा और ये जो लिखता हूँ वो बड़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको यही करना पड़ेगा, और नहीं तो आप जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन में वीडियो को चलाइए 720 में चलाइएगा, फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी, आप दोनों एक साथ ले सकते हैं। तो मर्जी आपकी है जैसा आप लोग को सहूलियत लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस, आपको y निकालना है। अब क्या पूछ रहा है, एडमिटेंस आपसे पूछा जा रहा है ऑफ द RLC पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाई एंड 8 एम्पियर,
ठीक है, करंट इज पास थ्रू इट। 8 एम्पियर का करंट जो है पास किया जा रहा है। आपको एडमिटेंस निकालना है RLC पैरेलल सर्किट्स का, जहाँ की किससे कनेक्टेड है वो RLC सर्किट, किससे कनेक्टेड है, 240 वोल्ट 50 हर्ज AC सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, जहाँ की 8 एम्पियर सप्लाई पास हो रहा है। तो आपको क्या निकालना है, एडमिटेंस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, एडमिटेंस निकालना है। आइए एडमिटेंस जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं Y से। तो वैल्यूज यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या क्या गिवन है हमको। आइए तो देखिए R बराबर बताइए क्या होता है, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। तो R इक्वल टू कितना, V बाय आई। R इक्वल टू हाउ मच, V बाय आई इज इक्वल टू V का वैल्यू आपको दिया है 240 और I का मान आपको 8 दिया है। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला, इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिल गया 30 ओम। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया, 30 ओम हो गया। अब देखिए एडमिटेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ को क्या, करंट के प्रभाव को रोकना, ये होता है रेजिस्टेंस। और एडमिटेंस क्या हुआ, एडमिट करना मतलब जाने देना, ये करता है रोकता है, और एडमिटेंस क्या करता है, उसको जाने देता है। तो ठीक है भाई, जाने देता है तो क्या इसका विपरीत होगा, दैट मीन्स y इज इक्वल टू व्हाट, 1/r। इसी का उल्टा कर देंगे, दैट मीन्स 1/30। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 0.033। अब देखिए ये मो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एडमिटेंस है ना, उसको एडमिट कर रहा है, दैट मीन्स जाने दे रहा है करंट को। यदि रेजिस्टेंस रहता तो ओम हो जाता, लेकिन यहाँ एडमिटेंस इसलिए हो गया मो। इसको हम लोग MHO भी लिखते हैं, या इस तरह का सिंबल बना देते हैं MHO। तो 0.033। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, देखिए भाई, तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन मुझे मिला क्या यहाँ से, ऑप्शन नंबर C हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 21 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग इसको प्रयास करते हैं करने का। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करंट IL ऑफ दिस सिंगल फेज RC पैरेलल सर्किट। क्या निकालना है आपको, देखिए फॉर्मूला पूछ रहा है लाइन करंट निकालने के लिए। लाइन करंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, जहाँ कि ये सर्किट में कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा। इसको थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ कि जूम कर देता हूँ, आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे से दिख जाएंगे। अब ये IL जो है ना, ये वाला टर्म, ये IL, ये निकालना है IL, और इधर जो है IR जा रहा है, क्या जा रहा है इधर, इधर IR जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, और इधर जा रहा है आपका IC जा रहा है, क्या जा रहा है, IC जा रहा है। और ये आपसे पूछ रहा है IL निकालने के लिए क्या क्या कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये AC सर्किट्स है, यहाँ पे आप लोग को जो है अंडर रूट में रूट स्क्वायर मीन ले करके चलना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर चल जाएगा D, जो कि क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये क्या है, ये आपका रूट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पूरा में रूट, मैं लिख भी देता हूँ, IL इज इक्वल टू रूट ऑफ IR का स्क्वायर माइनस IC का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आया तो आप लोग को निकालने के लिए यदि दो टर्म्स दे दिए रहेंगे तो आपको यही करना होगा, क्या, इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा, वरना आंसर आपका हो जाएगा गलत। क्योंकि आप यहाँ क्या लगाइएगा, मुझे पता है, देखिए आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर B, ये ऑप्शन नंबर B कभी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, DC सर्किट्स रहता तो फिर मैं कहता कि ऑप्शन नंबर B लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे AC सर्किट में आप लोग इस तरह से रूट निकाल के रूट मीन स्क्वायर करना पड़ता है, इसलिए। चलिए, तो होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का क्लास जो है, सेशन जो आपको पसंद आया होगा। हम लोग जो है AC सर्किट्स का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि पार्ट नंबर 1 आज था, कल जो है पार्ट नंबर 2 से ये चैप्टर जो हमारा हो जाएगा लास्ट। उसके बाद फिर हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स जो है इस फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी में करेंगे। तो फिर हम लोग चलिए कल मिलते हैं एक बेहतर जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और आप लोग पहले का क्लासेस जो है उन लोग वो क्लासेस जरूर देखिएगा, जैसे मैग्नेटिक सर्किट्स हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स मैं बता रहा हूँ, मैग्नेटिक वगैरह का जो टर्म्स है, एडमिटेंस, ससेप्टेंस, ये सब जो टर्म्स है, ये आपको मैग्नेटिक सर्किट में बहुत अच्छे से एक 1 by 1 चीज़ों को पढ़ाया हूँ। आप उन क्लासेस उसको भी देखिए, आप लोग का जो मैक्सिमम जो डाउट्स है सारा उन क्लासेस से आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल बेसिक सर्किट्स जो बताया हूँ, आपका फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उन सब से भी आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर होगा। सारे चीज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी जो एंड स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके उन चीज़ों को वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू।